ठीक है। जो फूड हम स्वेलो करते हैं, जो फूड हम निगलते हैं, वो अंदर जाता है और फूड पाइप या एसोफेगस के थ्रू जाता है और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ साफ साफ देखिए दिया हुआ पिक्चर में, क्या दिया है इसमें, जो फूड हम खाते हैं वो देखिए जा रहा है नीचे 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 जा रहा है, ठीक है। फूड जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है ये फूड, एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसी को बोलते हैं, जो पूरा ये हमारा पाइप सिस्टम बना है। फिर ये फूड कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में, हमारे पेट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया है कि भाई जो फूड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, फूड पाइप से नीचे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। और ये होता रहता है एलिमेंट्री कैनाल में हमारे, और एलिमेंट्री कैनाल हमारे इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ भेजते रहता है फूड को। तो फूड इस तरह से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और कभी कभी जैसे फूड जो नहीं एक्सेप्ट होता हमारे स्टमक के द्वारा, उसको हम वॉमिट आउट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी उल्टी हो जाती है ना, कभी कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो, या एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं तो इस तरह से हमें बताया कि भाई कैसे फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है एसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा। तो चलिए अब स्टमक की ही बात करते हैं। स्टमक क्या होता है भाई, स्टमक है क्या, स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है। स्टमक क्या है, स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, ठीक है। मतलब एक बैग जैसा है, छोटा सा, थिक वॉल होती है, बहुत मोटी इसकी वॉल होती है। इसका शेप जो है फ्लैट एंड यू लाइक इसका शेप है, और इसका सबसे लंबा वाइडेस्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। और इसको फूड मिलता है, इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप, इसको फूड पाइप से पूरा फूड मिलता है स्टमक को। एक एंड से इसको फूड मिलता है और दूसरे एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड को पहुंचाता है। यानी कि ऊपर की तरफ से इसको फूड पाइप से फूड मिलता है, और नीचे की तरफ ये फिर धीरे से उस फूड को कहाँ पहुंचा देता है, स्टमक हमारा कहाँ पहुंचा देता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से फूड पाइप से फूड आया, स्टमक में थोड़ी प्रोसेस हुई उसकी, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ जाननी है, जो अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, याद रखना है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सारी चीज़ें सिक्रीट करती हैं इसके स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर की जो सरफेस होती है स्टमक में, वो इन चीज़ों को सिक्रीट करती है। और जो म्यूकस होता है उसका काम क्या है, तो आपको याद रखना कि इनर लाइनिंग, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट क्या क्या करता है, क्या क्या निकालता है। सिक्रीट करना मतलब निकालता है, क्या क्या छोड़ता है, म्यूकस छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे फूड को एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्ट होने में मदद करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। और जो म्यूकस है इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, स्टमक को। किससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो उसे नुकसान पहुंचा सके। और जो एसिड होता है, देखो म्यूकस ने क्या किया, इसने हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट किया। और जो एसिड होता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी मान लो हमारे पेट के अंदर चले गए उनको ये मार डालता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऊपर आते हैं क्या दिया है, और मीडियम को पूरा एसिडिक बना देता है, ठीक है। ये क्या करता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है। तो एसिड जो होता है बैक्टीरिया को मारता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इनका क्या काम होता है, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं किस में, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। ये प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है, टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ये होगा डाइजेस्टिव जूसेस का काम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टमक के नीचे, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है।
ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। लेकिन ये इतना हाईली क्वाइल्ड मतलब गोल मोल करके होता है, पूरा सिकुड़ा होता है पूरा, ठीक है, गोल मोल सिकुड़ा होता है पूरा, इसलिए ये बहुत छोटी सी जगह में होता है। और इसमें क्या मिलते हैं, इसमें भी सिक्रीशंस आते हैं, कहाँ कहाँ से, लीवर से, पैंक्रिया से, और इसकी वॉल्स जो है जूसेस सिक्रीट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो लीवर से कुछ केमिकल्स आते हैं, सिक्रीशंस आते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियाज से भी कुछ सिक्रीशंस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की इसकी अपनी जो खुद की वॉल्स हैं, उसकी जो अपनी दीवार है, इस लाइनिंग है इसकी जो अंदर की, मतलब ये जैसे पाइप लाइन स्ट्रक्चर है ना, तो इसको अंदर वाले को बोलते हैं लाइनिंग। ये जो अंदर वाली चीज़ होती है इसको बोलते हैं लाइनिंग। तो ये पाइप लाइन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर की जो ये चीज़ें होती है इसको बोलते हैं लाइनिंग। तो इसकी लाइनिंग क्या सिक्रीट करती है, जूसेस सिक्रीट करती है। ये सारी चीज़ें फिर सब मिलकर क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें सिक्रीशंस आते हैं लीवर से, पैंक्रियाज से, और इसकी खुद की जो लाइनिंग होती है अंदर की, वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, जिससे डाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आ रहा है लीवर। अब लीवर क्या है, लीवर भी एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ठीक है। लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, जो कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है और राइट साइड में होता है, ठीक है। लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में, याद रखना। तो ये पेट के अपर पार्ट में होता है, राइट साइड में होता है। और ये जो होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर, ठीक है, याद रखना। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर। और लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। आपको याद रखना है कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, मतलब छोड़ता है, क्या निकलता है, कौन सा केमिकल निकालता है लीवर, बाइल जूस, जो जाके कहाँ स्टोर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा सा ऐसे थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जाके स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कुछ आपने देखा है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, लीवर कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, सब है। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना के अच्छे से समझ लेना, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, कहीं भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझनी है। तो आपको याद रखना है कि जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, उसको छोड़ता है, और जाके वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और जो बाइल होता है उसका काम क्या है, बाइल जूस का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को, ठीक है। तो फैट्स के डाइजेशन में बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो देखिए लीवर का भी पता लग गया हमें, लीवर जो कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपसे ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है, ये भी एक क्रीम कलर का एक ग्लैंड है, ठीक है। पैंक्रिया क्या है, एक ये भी क्रीम कलर का एक ग्लैंड है, जो लोकेटेड है कहाँ पे, जस्ट बिलो द स्टमक, ये स्टमक के नीचे होता है। तो पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है, याद रखना। पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास एक ग्लैंड है, और ये क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये जूस का मतलब यहाँ पीने वाला जूस मस्त समझना, जूस का मतलब यहाँ पे जितने भी आपने देखा ना, डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये सारी चीज़ें कौन क्या है, ये सब केमिकल्स हैं, सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो पैंक्रिया क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, जो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स को, और उनको सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है, ये क्या निकालता है, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट करने में मदद करता है और उनको सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ये कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दिया है इस बॉक्स में, इसको आप खुद पढ़िए और समझिए, और मुझे बताइएगा इसमें क्या है। आपका ये होमवर्क है, सब कुछ मैं कर देता हूँ, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं है। इसको पढ़ो, समझो और पूछो, इसमें मैं नहीं बताऊँगा।
हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है ये इसमें बताया गया, कैसे ढूंढा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पेज में दिया है कि जो पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, सब कुछ डाइजेशन प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये जो हमारा फूड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ये कहाँ पहुँचता है? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? लगभग आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते सारा का सारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं, इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जूस होते हैं, वो सारे डाइजेशन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेकन होता है किसमें? सिंपल शुगर्स में। आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? सिंपल शुगर्स में। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, इसमें ब्रेक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक होता है। और जो फैट है वो फैटी एसिड में ब्रेक हो जाता है, और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। और जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। तो कौन किस में ब्रेक होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन होती हैं? अमीनो एसिड में। फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही हैं। अब आ रहा है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? अब देखिए, बता रहे हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो किस में जाएगा? हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से इसका काम होगा। कैसे? इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं वो सारे अब हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे। तो वो यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ जो उसकी, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये जो अंदर की तरफ की लाइनिंग होती है, इस पर क्या होता है? विलाई होते हैं। ठीक है, क्या होता है इस पर? विलाई या विली होते हैं इस पर। ठीक है, तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक ग्रोथ है ना। फिंगर लाइक मतलब ऐसे उंगलियों की तरह। ठीक है, इस पर फिंगर लाइक ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है, उंगलियों की तरह ग्रोथ होते हैं। ये फूड को डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो ये सब विलाई कहाँ होते हैं? ये विली कहाँ होते हैं? ये विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। सिंगुलर इसका विलस होता है। और ये क्या करते हैं? देखो मैंने पहले आपको बता दिया था। ये क्या करते हैं? ये जो है द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होता है इसका काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या रोल होता है? ये क्या करता है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। और जितने भी विलस होते हैं इसमें नेटवर्क होता है किसका? ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। यहीं से वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो सरफेस होता है विली का, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और फिर धीरे से कहाँ पहुँचा देता है? ब्लड वेसल्स में पहुँचा देता है। फिर सारी ब्लड वेसल्स उसको ले जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँचा देती हैं और हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है। जो विली होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और फिर इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सारे उस फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने में मदद करती हैं। ठीक है, और फिर इससे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर बनती हैं और पूरा ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फूड जो भी हमारा एब्जॉर्ब हुआ वो जाता है बॉडी में, हर हिस्से में पहुँचता है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें ये बनाता है वहाँ पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट की चीज़ें बनाई जाती हैं। और सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है। सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ग्लूकोज भी यूज़ हो रहा है और उससे एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ होती है किससे? ग्लूकोज से। जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ और फिर ऑक्सीजन की मदद से ये ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। और जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनएब्जॉर्ब्ड होता है, वो कहाँ चला जाता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ से जो फूड बचता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब देखिए, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से खिसक के लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है ये भी वाइडर होता है और शॉर्टर होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ा होता है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा छोटा होता है। ये कितना होता है? 1.5 मीटर का ही होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 1.5 मीटर क्या होता है अपनी लेंथ में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर होता है लेंथ में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड में से ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में चला जाता है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, और वहाँ पे स्टोर होता है सॉलिड फीसेस के रूप में, यानी कि पॉटी के रूप में, लैट्रिन के रूप में वहाँ स्टोर होता है। और जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो सारा जो होता है रिमूव होता है एनस के द्वारा टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन, यानी कि बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। तो बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो इजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी फीकल मटेरियल है, जो भी मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बचा है वो सारा बॉडी से पॉटी के रूप में निकाल दिया जाता है। लैट्रिन करते हैं ना, वहाँ से निकल जाता है ये। तो ये हो गया इजेशन। इजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें से अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल या जो भी फीकल मटेरियल है, पॉटी है, जो भी वो सारी चीज़ें, गंदगी चीज़ें पूरी सब निकल जाती हैं। इसको बोलते हैं इजेशन। तो इस तरह से देखिए डाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में पूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहा है? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें कैसे डाइजेशन होता है? घास खाने वाले जानवरों में कैसे डाइजेशन होता है? तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना खाना चबाते रहते हैं बार बार। गाय भैंस ये लोग ये क्या करते हैं? खाने को जल्दी से पेट में ले जाते हैं, स्टोर करते हैं। वहाँ कहाँ स्टोर करते हैं? सेपरेट पार्ट ऑफ एक स्टमक होता है जिसको बोलते हैं रूमेन। तो ये रूमेन में वहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना खाना निगल लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, रूमेन में स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे खाना वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गया। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मुझे लग रहा है पूरा डिटेल इसका, हाँ पूरा डिटेल नेक्स्ट पेज पे है। तो वो हम एक काम करेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे बाकी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं डायरिया के। ठीक है, डायरिया क्या होता है? डायरिया में क्या होता है कि
कभी कभी क्या होता है, बहुत ही मतलब बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट हमारा साफ़ नहीं हो पाता है, तो बार बार हमें जाना पड़ता है, तो वही होता है डायरिया। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है। इसमें किसकी वजह से होता है ये फूड में इन्फेक्शन की वजह से होता है, पॉइजनिंग की वजह से होता है, इनडाइजेशन की वजह से होता है, खाना जब अच्छे से नहीं पचता है, कुछ पॉइजनिंग हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से ये डायरिया होता है। बार बार हमें पेचिस, इसको बोलते हैं ना पेचिस, बार बार हमें पेट में दर्द होता है, बार बार हमें पॉटी के लिए जाना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं डायरिया। ठीक है, ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है, बच्चों में काफ़ी कॉमन है, बहुत ही अगर मतलब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ज़्यादा अगर ये हो जाता है तो ये जानलेवा भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है और सॉल्ट हमारी बॉडी से। तो डायरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव वाटर और सॉल्ट का लॉस होता है, मतलब वाटर और सॉल्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है। इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और हमें प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, बॉयल करके कूल करके यूज़ करना चाहिए, सॉल्ट शुगर का सॉल्यूशन का बना के पीना चाहिए, या एक आता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS आता है बाज़ार में, वो भी हम लेके पी सकते हैं, ये भी हमें डायरिया में मदद करता है। तो डायरिया एक बीमारी है जो गंदगी से होती है, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, ठीक है, अपच हो जाने से, पेट में कोई जहरीली चीज़ मान लो पेट में चलेगी, गंदी चीज़ चलेगी, उससे भी हो जाता है डायरिया। तो ये हो गया सब कुछ डायरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फिर से अपने 3 पेज यहाँ पे फिर से स्टडी किए हैं आज, और अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कल पढ़ेंगे हम, और हमारा चैप्टर फिर कल ख़त्म हो जाएगा। फिर साथ ही क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये सारी की सारी समरी पढ़नी होती है। ठीक है, ये जो पेज पे दिया है ये समरी पूरी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, चैप्टर को रीड करना है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, जो नहीं समझ में आए पूछना है, अच्छे से पूरा याद करना है। इस चैप्टर को कम से कम 2-3 बार रीड करो, वीडियो को 2-3 बार देखो, ताकि अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आंसर ही देखिए, ये एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं सारी आपको करनी है अपने फेयर नोटबुक में, अच्छे से लिखना है, याद करना है, समझना है, जो नहीं समझ में आए पूछना है। ये पूरे क्वेश्चन जितने 14 क्वेश्चन ये पूरे करने हैं आपको। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो इसी के साथ ये यहीं ख़त्म होगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।